बीकॉम प्रथम वर्ष वित्तीय लेखांकन जो ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर है, उसके एक नए अध्याय के बारे में आज हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। एडवांस पार्टनरशिप अकाउंट्स। उच्चतर साझेदारी लेखे, इसके प्रथम भाग में आपका स्वागत। प्रत्येक बार की तरह संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। इसमें अब हम जो अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं वह यूनिट 4 से संबंधित है। गलती से यूनिट 3 का अध्याय ब्रांच अकाउंटिंग यहाँ पर लाल रंग से दर्शाया जा रहा है, जबकि हम प्रारंभ कर रहे हैं यूनिट 4 एडवांस प्रॉब्लम्स इन पार्टनरशिप फर्म related to admission, retirement and death of partner and dissolution of partnership firm, piecemeal distribution of cash, amalgamation of two partnership firms and conversion of partnership firm into a company. In this lecture, we will start with admission. Admission of a partner. Partner of a continuing business may, by common consent, decide to admit a new partner for additional capital, technical skill, or managerial efficiency. At the time of such admission, the usual accounting adjustments required are adjustment regarding profit sharing ratio, adjustment regarding valuation of assets and liabilities, adjustment regarding goodwill, adjustment regarding accumulated profits or losses, and adjustment regarding capital contribution of new partner and capitals of existing partners. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 उपधारा 1 के अनुसार वर्तमान साझेदारों की सहमति से ही एक नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। फर्म के व्यवसाय के विस्तार हेतु अधिक पूंजी की आवश्यकता, तकनीकी ज्ञान एवं कुशल प्रबंधन की आवश्यकता, प्रतियोगिता कम करने तथा अन्य विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के कारण नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। जब एक नया साझेदार किसी संस्था या फर्म में प्रवेश करता है, तब उसे अन्य अधिकारों के साथ अग्र स्पष्टीकृत 2 अधिकार भी प्राप्त होते हैं। प्रथम, फर्म के भविष्य के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार तथा द्वितीय, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। अतः नए साझेदार को फर्म के भविष्य के लाभों में जो हिस्सा प्राप्त होगा वह उसे फर्म के किसी एक साझेदार अथवा सभी साझेदारों द्वारा अपने भाग में से किए गए त्याग के बराबर होगा। इस त्याग की क्षतिपूर्ति करने के लिए जो राशि नया साझेदार फर्म को देगा वह ख्याति अथवा प्रीमियम कहलाती है।
फर्म की संपत्तियों पर स्वामित्व प्राप्त करने के लिए जो राशि नया साझेदार फर्म में देता है वह उसकी पूंजी कहलाती है। फर्म में एक नए साझेदार के प्रवेश करने पर पुस्तकों में लेखा करने से संबंधित जिन समायोजनों को करना पड़ता है वो इस प्रकार है। नंबर 1, नए लाभ हानि विभाजन अनुपात का निर्धारण। नंबर 2, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी समायोजन। नंबर 3, ख्याति से संबंधित समायोजन। नंबर 4, अवितरित लाभों एवं हानियों से संबंधित समायोजन। नंबर 6, नए साझेदार द्वारा पूंजी एवं वर्तमान साझेदारों की पूंजियों में समायोजन। Now let us begin with the first adjustment regarding profit sharing ratio. The new partner becomes entitled to a share of future profits which is sacrificed by the existing or say old partners in his favor. The sacrifice may be made by one or all of the existing partners. The new profit sharing ratio has to be found out. It should be noted that A. The new profit sharing ratio may be agreed upon by the partners. It may be given and we need not to calculate it. B. The mutual profit sharing ratio among the existing partners may remain unaltered after giving away the new partner's share. C. The mutual profit sharing ratio among existing partners may be changed by agreement. D. If the sacrifice made individually by the existing partners is given, then new ratio should be calculated by deducting the sacrifice from the old ratio. नए साझेदार के फर्म में प्रवेश पर उसे लाभ में जो हिस्सा दिया जाता है उससे पुराने साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि उनका लाभ में हिस्सा पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। पुराने साझेदार जिस अनुपात में अपने लाभों में से नए साझेदार को लाभ का अंश देते हैं वही त्याग का अनुपात सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है। नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के त्याग की मात्रा तथा नया साझेदार लाभ हानि अनुपात साझेदारों के पारस्परिक समझौते द्वारा निश्चित किया जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम इसे इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1, जब नए साझेदार के लाभ का भाग स्पष्ट रूप से दिया जाए, ऐसी परिस्थिति में हमें नए साझेदार और पुराने साझेदारों के अनुपातों की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नए अनुपात को उनके समझौते में स्पष्ट रूप से दिया गया होता है। नंबर 2, नए साझेदार का हिस्सा स्पष्ट रूप से दे दिया जाए और शेष बचा लाभ पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में ही विभाजित करेंगे। तीसरा, जब नया साझेदार समान अनुपात में पुराने साझेदारों के लाभ की मात्रा में हिस्सा प्राप्त करे, ऐसी परिस्थिति में पुराने साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात उनके
पुराने अनुपात में से त्यागा गया भाग घटाकर ज्ञात किया जाएगा। नेक्स्ट, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करे, ऐसी परिस्थिति में पुराने साझेदार के पुराने अनुपात में से नए साझेदार को उनके द्वारा दिया जाने वाला भाग घटाकर उनका भविष्य के लाभ में हिस्सा ज्ञात किया जाएगा। नेक्स्ट, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों के भाग का एक निश्चित भाग प्राप्त करता है, ऐसी परिस्थिति में पुराने साझेदार के पुराने अनुपात में से नए साझेदार को दिया जाने वाला भाग घटाकर भविष्य के लाभ में उसका हिस्सा ज्ञात कर लिया जाएगा तथा नए साझेदार को पुराने साझेदारों से मिलने वाले अंशों को जोड़कर लाभ में उसका हिस्सा ज्ञात किया जाएगा। नेक्स्ट, जब नया साझेदार एक ही पुराने साझेदार से अपना हिस्सा प्राप्त करे, ऐसी परिस्थिति में त्याग करने वाले पुराने साझेदार के हिस्से में से नए साझेदार को दिया जाने वाला हिस्सा घटाकर उसका नया अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है। शेष साझेदारों के हिस्से पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और जिस पुराने साझेदार द्वारा त्याग किया गया है वह त्याग नए साझेदार का नया अनुपात होता है। Regarding profit sharing ratio, we can sum up as follows. अभी दिए गए स्पष्टीकरण और विश्लेषण के आधार पर हम नए साझेदार के प्रवेश पर लाभ हानि अनुपात के संबंध में सारांश रूप में हम इस प्रकार कह सकते हैं। नंबर 1, ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वर्तमान में साझेदारों का जो लाभ विभाजन अनुपात है बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व, दैट इज इक्वल टू गिवन और इक्वल इफ नॉट मेंशन, ऐसा या तो प्रश्न में दिया जाएगा अथवा उसे बराबर बराबर माना जाएगा। न्यू रेशियो, future profit sharing ratio among all partners including new partner after his admission, भविष्य में लाभ विभाजन करने हेतु ज्ञात किया गया अनुपात जिसमें नए साझेदार को उसके प्रवेश के पश्चात जो हिस्सा दिया जाएगा उसे भी सम्मिलित किया जाता है। दैट इज इक्वल टू गिवन, यह प्रश्न में दिया जाएगा, और ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेड बाय ईच ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, पुराने अनुपात में से जितना जितना त्याग प्रत्येक साझेदार करेगा उसको घटाकर ज्ञात किया जा सकता है। नया रेशियो सदैव साझेदारों के बीच तय किए गए समझौते के अनुसार गणित किया जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग का अनुपात, शेयर ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर अंडर ओल्ड रेशियो माइनस हिज शेयर अंडर न्यू रेशियो। पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में से जब पुराने साझेदारों के नए अनुपातों को घटा दिया जाता है तो प्रत्येक साझेदार द्वारा किए गए त्याग की गणना हो जाती है। नोट, बट अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, द म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल रिमेन अनअल्टर्ड। जब तक स्पष्ट रूप से तय नहीं किया जाए, पुराने साझेदारों के बीच में आपसी अनुपात बिना किसी बदलाव के कायम रहता है।
यानी उनके आपसी अनुपात को बदलने के लिए भी उन्हें समझौता करना होता है। इन दैट केस, ऐसी परिस्थिति में सैक्रिफाइस रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। वहाँ पर त्याग का अनुपात पुराने अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक साझेदार उसी अनुपात में त्याग करेगा जिस अनुपात में वर्तमान में वह अपने लाभ हानि का विभाजन कर रहा है। It will be evident by taking various examples that proper use of the above ratios will be required for solving problems regarding admission of a new partner. एक नए साझेदार के प्रवेश पर आने वाली विभिन्न समस्याओं के उचित समाधान के लिए हमें कई प्रकार के उदाहरण लेकर नए रेशियो को, पुराने रेशियो को, त्याग के रेशियो को ज्ञात करना चाहिए, जिसके अभाव में संपूर्ण प्रश्न की सारी समस्याएं ठीक तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगी। आप किसी भी टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल लेकर इन्हें समझ सकते हैं। अगली स्लाइड में हम एक उदाहरण से नए साझेदार के रेशियो को ज्ञात करना और पुराने साझेदार के नए रेशियो को ज्ञात करना समझेंगे। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:1। A और B दो साझेदार हैं जो 3 और 1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। C is admitted for the 1/8 share of profit। C को 1/8 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश दिया गया। आइए अब हम ज्ञात करते हैं। Since C's share is given without mentioning as to what C acquires from A and B separately, क्योंकि प्रश्न में C का क्या हिस्सा होगा यह दिया गया है, परंतु हमें यह नहीं बताया गया है कि C को उसका हिस्सा A द्वारा और B द्वारा अलग अलग कितना दिया जाएगा। C acquires his share from A and B in their old profit sharing ratio। इसका स्पष्ट अर्थ है कि C को अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से उनके पुराने अनुपात में ही प्राप्त करना है। Therefore, sacrificing ratio by A and B will be same as of old ratio, that is 3:1। इस प्रकार पुराने साझेदारों का त्याग का अनुपात पूर्व लाभ हानि अनुपात के समान ही होगा, यानी 3:1। फर्म्स शेयर इज इक्वल टू A 1, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, जब C को 1/8 हिस्सा देना है तो फर्म के हिस्से में से उसका हिस्सा घटा देते हैं, तो शेष बच जाता है 7/8। नाउ इज न्यू शेयर, 7/8 में से A अपने पुराने अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करेगा, यानी 3/4, यह हो जाएगा 21/32। B भी इसी प्रकार से 7/8 बचे हुए हिस्से में से अपना पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करेगा 1/4, यानी 7/32। और C का हिस्सा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है 1/8, उसको पुराने अनुपातों के बराबर लाने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि LCM 32 हो जाए, 4/32। इस प्रकार हम देखते हैं नया लाभ हानि अनुपात होगा 21/32, 7/32, 4/32, यानी 21:7:4। इस प्रकार हम जैसे यह एक उदाहरण लेकर नए साझेदार का हिस्सा, पुराने साझेदारों के नए हिस्से और सैक्रिफाइस रेशियो की गणना करना सीख चुके हैं। हम किसी भी पुस्तक में से कुछ और उदाहरण लेकर इसी प्रकार से हल करेंगे ताकि इस समायोजन को आराम से आप समझ सकें। शेष बची हुई समस्याओं के बारे में और समायोजनों के बारे में जो प्रवेश के समय एक
साझेदारी संस्था को अपनी पुस्तकों में करनी होती है, उनके बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।